हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग करने वाले हैं चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है मल्टी कोलिनियरिटी। अभी जो मल्टी कोलिनियरिटी चैप्टर है, अब हमारे जो भी कॉन्सेप्ट्स थे वो अब ख़त्म हो चुके हैं। अब आपके स्टार्ट होगी बेसिकली जो हमने अजम्पशंस ली थी। क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल हमने किया था, उसमें हमने डिफरेंट अजम्पशंस पढ़ी थी। उसकी वन ऑफ द अजम्पशन थी एक कि देयर विल बी नो कोलिनियरिटी बिटवीन टू एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल। तो आपके जो x हैं, x1 x2 इनके x3 जितने भी आप ले रहे हैं, इनके बीच में कोई भी रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए, कोई भी लीनियर रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए। कि हमने क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल की अजम्पशन ली थी, बट ऐसा तो है नहीं आपने अजम्पशन मान ली और ऐसा होना। सो इफ़ देर इज़ मल्टी कोलिनियरिटी, तो उस केस में आप उसको किस तरीके से परस्यू करेंगे, दैट इज़ द मेन कंसर्न ऑफ दिस चैप्टर। तो इस चैप्टर में हम पढ़ने क्या वाले हैं, एक तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे कि मल्टी कोलिनियरिटी के पढ़ने के पीछे पर्पज़ क्या है हमारा। उसके बाद देन वी विल हैव द इंट्रोडक्शन। उसके बाद हमारा आएगा टाइप्स ऑफ मल्टी कोलिनियरिटी। दो टाइप की मल्टी कोलिनियरिटी होती है, एक होती है परफेक्ट मल्टी कोलिनियरिटी और दूसरी होती है नियर और इम्परफेक्ट मल्टी कोलिनियरिटी। अब ये हम देख लेंगे किस टाइप की होती है। उसके बाद अगर कोलिनियरिटी आपके मॉडल में आ रही है तो उसके कंसिक्वेंसेस क्या होंगे, उसकी वजह से क्या क्या चीज़ें आपको मॉडल में देखने को मिलेंगी, वो हम कॉन्सिक्वेंसेस में देखेंगे। देन डिटेक्शन ऑफ मल्टी कोलिनियरिटी, आप ये डिटेक्ट कैसे करोगे कि आपके मॉडल में मल्टी कोलिनियरिटी है या फिर नहीं है। ऑल तो आपको ये कॉन्सिक्वेंसेस और डिटेक्शन ऑलमोस्ट सेम ही लगेंगे, बट एक दो चीज़ें डिफरेंट हैं जो कि हमें पढ़नी है। और लास्ट में आपका आता है रेमेडियल मेजर्स, क्या लेंगे आप मल्टी कोलिनियरिटी के लिए। जब आप मल्टी कोलिनियरिटी आपने डिटेक्ट कर ली कि आपके मॉडल में है प्रेजेंट, सो उसके बाद हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व इट। सो दीज आर द फ्यू थिंग्स जो कि आपको पता होनी चाहिए कैसे हम उसको सॉल्व करेंगे। हम ये सब डिस्कस करने वाले हैं इन द प्रेजेंट चैप्टर। सबसे पहले बात करते हैं ऑब्जेक्टिव की। व्हेनेवर आप जब इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर लोगे तो आपको क्या क्या चीज़ें बेसिकली आपको लर्न हो जाएंगी या क्या क्या चीज़ें आप समझ पाओगे। उसके बाद एक तो आप ये देख पाओगे कि मल्टी कोलिनियरिटी एक्चुअल में होता क्या है। दूसरा हम ये डिफरेंस देख पाएंगे नियर और परफेक्ट मल्टी कोलिनियरिटी में। अभी तक हमें लगता था इफ़ देयर इज़ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल तो वो मल्टी कोलिनियरिटी है, बट दो टाइप की होती है, एक नियर और एक परफेक्ट, वो देखेंगे। फिर मल्टी कोलिनियरिटी के कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं वो आपको समझ आ जाएंगे इसके बाद। एंड मल्टी कोलिनियरिटी को कैसे डिटेक्ट करते हैं ये आप देख पाएंगे। एंड द लास्ट सॉल्यूशन हम देख पाएंगे कि अगर ये प्रॉब्लम आ गई है तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन। सबसे पहले व्हाट वी हैव इंट्रोडक्शन में द क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल अज्यूम्स दैट देयर इज़ नो परफेक्ट मल्टी कोलिनियरिटी। ये मैंने आपको भी बताया था कि आपका जो क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल में हमने अजम्पशंस पढ़ी थी, उसमें वन ऑफ द अजम्पशन आपकी ये थी दैट देयर इज़ नो रिलेशन बिटवीन x1 एंड x2। सपोज यू हैव अ मॉडल से yi इज इक्वल टू β1 β2 x2i प्लस β3 x3i। इसका मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो आपका x2 है और x3 है इनके बीच में कोई भी रिलेशन नहीं होना चाहिए। इसका मतलब इनके बीच में जो कोवेरियंस होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, ज़ीरो होना चाहिए अकॉर्डिंग टू क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल। बट एक्चुअल में क्या होता है, इट मे बी प्रेजेंट इन द मॉडल। तो मल्टी कोलिनियरिटी मीन्स द प्रेजेंस ऑफ हाई कोरिलेशन बिटवीन टू और मोर एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल। देखो ये मॉडल में आपके x जो हैं इनको हम क्या बोलते हैं, एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल बोलते हैं। सो हम कह रहे हैं जब भी इन दो वेरिएबल्स के बीच में, दो या फिर दो से ज़्यादा वेरिएबल्स के बीच में आपको हाई कोरिलेशन देखने को मिले, हाई कोरिलेशन की प्रेजेंस देखने को मिले, इसका मतलब है देयर इज़ मल्टी कोलिनियरिटी इन द मॉडल। देन अब एब्सेंस क्या बताता है, एब्सेंस ऑफ मल्टी कोलिनियरिटी कब होगी। देखो दो चीज़ें, मल्टी कोलिनियरिटी है ये कब पता चलेगा, जब दो एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल के बीच में आपके कोवेरियंस बहुत ज़्यादा है, हाई कोरिलेशन नज़र आ रहा है। वहीं एब्सेंस कब होगी, एब्सेंस ऑफ मल्टी कोलिनियरिटी कब होगी, व्हेन देयर इज़ नो एग्जैक्ट लीनियर रिलेशनशिप अमंग द एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल, मतलब इन दो वेरिएबल के बीच में कोई भी लीनियर रिलेशनशिप नहीं है। सो जो हम अजम्पशन लेते हैं, द अजम्पशन ऑफ नो परफेक्ट मल्टी कोलिनियरिटी, वो is very crucial to regression model since the presence of perfect multicollinearity has serious consequences. So basically हम दो टाइप की रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं, एक आपका है परफेक्ट, एक है इम्परफेक्ट।
ठीक है। सो सबसे पहले अगेन हम एक बार मॉडल देख लेते हैं। इफ़ वी हैव दिस मॉडल वाई आई इज इक्वल टू बीटा 1 प्लस बीटा 2 x2i प्लस बीटा 3 x3i, ठीक है, इस प्लस ui ये दिया हुआ है। सो हम ये कह रहे हैं ये जो x2 और x3 है ना, इनका आपस में कुछ कोरिलेशन है। जैसे कोरिलेशन का मतलब हो गया जैसे आपका जो x2 है वो बराबर है 30 प्लस 4x3 के, ठीक है। अब ऐसे टाइप का, एक तो ये लीनियर है, सबसे पहले ये देखो हम बात कर रहे हैं लीनियर रिलेशनशिप की, ये लीनियर है ना। सो क्यों सबकी पावर 1 है। सो यहाँ पे अगर ऐसे टाइप का रिलेशनशिप है तो उस केस में क्या हो जाएगा, देयर इज़ कोरिलेशन, और ये हमारे मॉडल के लिए क्या हो जाएगा, इट इज़ बेसिकली प्रॉब्लमेटिक, क्योंकि इसके बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। हम वो आगे पढ़ेंगे क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। बट जब हम ये कह रहे हैं कि रिलेशनशिप है तो ये रिलेशनशिप आपका दो टाइप का है, या तो परफेक्ट है या फिर इम्परफेक्ट है। तो जो परफेक्ट वाला है लाइक दिस, ये तो बिल्कुल परफेक्ट है ना, हमें पता है x2 जो है वो 30 प्लस 4x3 के बराबर है। सो जो परफेक्ट वाला आपका मल्टीकोलिनियरिटी है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है, उसके बहुत सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज हैं। सो मतलब जब हम क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल में ये मान के चलते हैं कि आपका जो रिलेशनशिप है दो एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल के बीच में वो हाईली कोरिलेटेड नहीं होना चाहिए, इसका मतलब परफेक्ट कोरिलेशन नहीं होना चाहिए। वो किसके लिए यूज़ करते हैं, वो हम यूज़ करते हैं इसके लिए, परफेक्ट मल्टी कोलिनियरिटी के लिए। ऑल्दो आपको थोड़ा बहुत इम्परफेक्ट वाला कोलिनियरिटी नज़र आएगी, बट दैट इज़ ओके। वो कब तक ओके, जब तक वो आपके रिजल्ट्स को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं कर रहा है। सो थोड़ा बहुत तो आपको दो चीज़ों के बीच में रिलेशनशिप नज़र आएगा ही आएगा, दैट इज़ नॉर्मल, बट परफेक्ट नहीं होना चाहिए। जैसे कि यहाँ परफेक्टली आपको पता है, जैसे इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड है, ठीक है, वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है, वो उसके प्राइस के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है, वो उसके इनकम के ऊपर डिपेंड करती है, वेल्थ के ऊपर डिपेंड करती है, राइट। अच्छा एक चीज़ बताओ, यहाँ पे दो चीज़ें हैं, इनकम और वेल्थ, क्या ये दोनों आपस में रिलेटेड नहीं है? बिल्कुल है, इनकम से ही तो वेल्थ बनती है, या वेल्थ में कहीं ना कहीं इनकम का कुछ पार्ट होता है। सो इन दोनों के बीच में तो कोरिलेशन होगा, यहाँ पे मल्टी कोलिनियरिटी प्रेजेंट होगी। बट ये मल्टी कोलिनियरिटी कभी भी ना एग्जैक्ट टाइप की नहीं होगी, क्योंकि आपको पता है आप ये नहीं बता सकते कि जो वेल्थ है ना वो 10 + 2 टाइम्स ऑफ इनकम है, नहीं। यहाँ पे आपको रिलेशनशिप नज़र आएगा बट वो इम्परफेक्ट टाइप का होगा। ये दोनों चीज़ें आपस में रिलेटेड तो हैं, बट ऐसा नहीं कि ये कम्प्लीटली रिलेटेड हैं। सो इस टाइप की चीज़ें आपको मॉडल में मिलेंगी, बट यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं है कि हम इसको हटा ही दें या ये मॉडल ख़राब हो गया हमारे लिए। ऐसे केस में हम क्या करते हैं, ऐसे केस में हम चेक करते हैं अगर मल्टी कोलिनियरिटी है इम्परफेक्ट वाली तो इसका इम्पैक्ट ज़्यादा तो नहीं आ रहा, कम तो नहीं आ रहा। मतलब कम है तो ठीक है, ज़्यादा इम्पैक्ट आ रहा है तो कोशिश करते हैं इसको सुधारने की। पहले डिटेक्ट करेंगे, उसके बाद सॉल्यूशन करेंगे। जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं हम, कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी प्रॉब्लम आती है हमारे पास, ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या होता है, हम इशू आ गया, हेल्थ इशू आ गया, डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर क्या करता है, डॉक्टर आप उसको बताते हैं कि डॉक्टर फीवर है, ठीक है, तो आपसे वो सारी चीज़ें पूछता है। अभी बारिश का मौसम चल रहा है, बारिश में तो नहीं भीगे थे, ठीक है, कुछ ठंडा तो नहीं खाया था, है ना, या फिर एसी तो ज़्यादा नहीं चलाया था, ठीक है। तो कई बार क्या होगा, आप कहोगे अच्छा ये वाली चीज़ करी थी मैंने, तो कुछ ठंडा खाया था, ठीक है, और बारिश में भी भीग गया था, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में कोरिलेशन नज़र आ गया, राइट। तो डॉक्टर क्या करेगा, आपको डॉक्टर देखेगा, सारी चीज़ें डिटेक्ट करेगा कि अच्छा ये इशू है, इस वजह से इसको फीवर है, देन ही विल गिव द मेडिसिन, राइट, तब वो मेडिसिन देगा आपको। सो यही हम यहाँ कर रहे हैं, हम पहले चेक करेंगे कोलिनियरिटी है या नहीं है। अब जैसे यहाँ पे फीवर है, थोड़ी सी दवाई दे देगा वो, लेकिन अगर सीरियस वाली कोई चीज़ है तो क्या होगा, उसको ज़्यादा बेसिकली ज़्यादा वो लेना पड़ेगा, ट्रीटमेंट लेनी पड़ेगी, हो सकता है एडमिट होना पड़ जाए। अब ये तो वो वाले कॉजेज़ जो पता थे, पता चला इस बीच में उसको डेंगू के मच्छर ने भी काट लिया, ये तो उसको पता ही नहीं था। तो उस केस में क्या होगा, डिटेक्ट करेगा ना डॉक्टर, डिटेक्ट करने की कोशिश करेगा। तो कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, बेसिकली आप इसको इसी तरीके से समझ के चलिए। मल्टी कोलिनियरिटी की इशू को सपोज करो आपको हुआ फीवर, दैट इज़ मल्टी कोलिनियरिटी, ठीक है। आपने देखा कि भाई फीवर कैसा है, सीवियर है या कम है, लाइक परफेक्ट है या इम्परफेक्ट है,
ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेज होंगे ना जब फीवर आएगा, कि फीवर के कॉन्सिक्वेंसेज चल रहे हैं, फीवर है, गला ख़राब भी है, कुछ खा नहीं पा रहे, टेस्ट ख़राब हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो डिटेक्ट कर लिए, डॉक्टर को आप सारी चीज़ें बताओगे, डॉक्टर डिटेक्ट कर लेगा। जैसे जब आप ये प्रॉब्लम्स लेके जाते हो, आपको एक ही सिम्टम है, आपको एक ही चीज़ पता चली कि भाई कोरिलेशन है, मल्टीकोलिनियरिटी है, ठीक है। डॉक्टर को ये पता चला, आपको ये पता चल गया फीवर है, लेकिन आप फिर भी क्या कोशिश करोगे, आप अदर कॉन्सिक्वेंसेज देखोगे। जैसे कि डॉक्टर आपसे पूछेगा, अच्छा सर फीवर है, गला ख़राब तो नहीं है, बॉडी में पेन तो नहीं है, ये सारी चीज़ पूछता है ना। तो ये क्या है, कॉन्सिक्वेंसेज है, मल्टीकोलिनियरिटी के ये कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। तो आप कॉन्सिक्वेंसेज देखोगे पहले, उसके बाद डॉक्टर डिटेक्ट करेगा कि एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है। हम यहाँ पे डिटेक्ट करेंगे कि एक्चुअल में मल्टीकोलिनियरिटी जो है वो कितनी सीवियर है, और अल्टीमेटली आप क्या करेंगे, अल्टीमेटली आप फिर उसका सोल्यूशन निकालेंगे, दवाई क्या होगी वो हम अभी आगे पढ़ने वाले हैं। सो अब उससे पहले हमें ये देखना है, हम अपनी अभी स्टेज पे हैं कि भाई सीवियर है या नहीं है बुखार, या फिर मल्टीकोलिनियरिटी के बारे में बात करते हैं कि जो आपकी मल्टीकोलिनियरिटी है वो कितने टाइप की है, पहले उसके बारे में ही पढ़ लेते हैं। सो बात करते हैं मल्टीकोलिनियरिटी की। मल्टीकोलिनियरिटी आपकी दो टाइप की हो सकती है, परफेक्ट मल्टीकोलिनियरिटी और इम्परफेक्ट मल्टीकोलिनियरिटी। सो बेसिकली ये जो डिवीजन है, सबसे पहले आप याद रखें कि परफेक्ट और इम्परफेक्ट का जो डिवीजन है, इट इज़ अकॉर्डिंग टू द डिग्री या एक्सटेंट ऑफ रिलेशनशिप। डिग्री का मतलब है, आपने ना स्टैटिस्टिक्स में वो पढ़ा होगा, कोरिलेशन की डिग्री होती है ना, कोरिलेशन की डिग्रीज आई थिंक सबने पढ़ी होगी। जैसे कि वी कैन हैव, वेट अ सेकेंड, एक्सक्यूज मी, या जैसे कि आपने कोरिलेशन कोफिशिएंट की डिग्रीज पढ़ी होंगी, है ना, 0 से 1 और बीच में आपका 75.75 है, 0.25 है, 0.90 है। तो ये देखो, ये डिग्री, इसका मतलब है ये कम से ज़्यादा हो रही है, ठीक है, कम से ज़्यादा हो रही है। 1 मतलब परफेक्ट, बहुत ज़्यादा ही रिलेशन है दो वेरिएबल के बीच में। ये हाई कोरिलेशन, मॉडरेट, लेस, ज़ीरो, नो कोरिलेशन। सो यहाँ पे जो हम इसको डिवाइड कर रहे हैं ना कोरिलेशन के बेसिस पे या मल्टी कोलिनियरिटी, ये किस बेसिस पे कर रहे हैं, वी आर डूइंग इट बेसिकली अकॉर्डिंग टू द डिग्री। अब आ जाते हैं परफेक्ट मल्टीकोलिनियरिटी पे। सबसे पहले व्हाट इज परफेक्ट मल्टीकोलिनियरिटी। परफेक्ट मल्टीकोलिनियरिटी नाम से ही क्लियर है कि जो एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स हैं आर परफेक्टली कोरिलेटेड विद ईच अदर, बिल्कुल एग्जैक्ट रिलेशनशिप पता है हमें क्या है इनका। सो जब भी परफेक्ट कोरिलेशन होता है, सो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इसका जो होता है वो वन होता है, 1 इक्वल टू 1 होता है। फॉर इंस्टेंस, जैसे कि आप मान के चलो डिमांड कर्व ले रहे हो आप, और यहाँ पे y इज़ अ फंक्शन ऑफ प्राइस, x2 आपका प्राइस है और ये इनकम है, ठीक है, y इज इक्वल टू fx2। अब यहाँ पे देखो आपका मॉडल कुछ इस टाइप से, yi इज इक्वल टू a1 a2 दिस। तो यहाँ पे हमें पता है yi आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है, ये इंटरसेप्ट है, ये स्लोप कोफिशिएंट है x2 का, ये स्लोप कोफिशिएंट है x3 का। अब यहाँ पे हम एक चीज़ मान के चल रहे हैं दैट a2 इज़ लेस देन 0। a2 लेस देन 0 क्यों है, x2 पे आ जाओ। x2 क्या था, प्राइस था ना, x2 आपका प्राइस था, और प्राइस और डिमांड में कैसा रिलेशनशिप होता है, लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, नेगेटिव। तो a2 तो आपका नेगेटिव होगा क्योंकि प्राइसेस इन्वर्सली रिलेटेड होते हैं डिमांड के साथ। A3 आपका क्या होगा, A3 ग्रेटर देन 0 का, क्यों, क्योंकि व्हाट इज A3 बेसिकली, किसका कोफिशिएंट है, A3 इनकम का कोफिशिएंट है, और इनकम और जैसे जैसे इंक्रीज करेगी डिमांड भी इंक्रीज करेगी, हमें पता है पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। तो साइंस के बारे में भी हमने यहाँ डिस्कस कर लिया। अब हमें ये पता करना है कि ये जो यहाँ पे प्राइस है और ये जो इनकम है, इनके बीच में कोई रिलेशनशिप है क्या। तो हम कह रहे हैं येस देयर इज़ अ परफेक्ट रिलेशनशिप। परफेक्ट रिलेशनशिप ये है, जो आपका x3 है, जो आपकी इनकम है, वो किसके बराबर है, 300 माइनस 2x1। सो इस केस में देखो, अब एक रिग्रेशन यहाँ चल रहा है, ये कैसा टाइप, ये किसका रिग्रेशन चल रहा है, हम रिग्रेस कर रहे हैं किसको, किस पे, वी आर रिग्रेसिंग y ऑन x2 x3, है ना।
और यहाँ पे एक अलग ही इक्वेशन बन के आ गई है मेरी, तो यहाँ पे भी हम रिग्रेस कर सकते हैं। तो जब हम यहाँ पे रिग्रेस करेंगे ना, इन दिस केस जब हम इसको रिग्रेस करेंगे, x3 को x2 के साथ रिग्रेस करेंगे, तो जो हमारा कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन आएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, आर स्क्वायर बोलते हैं, या अब तक के टर्म में हम इसको स्मॉल आर स्क्वायर, वो किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर आएगा। आर स्क्वायर क्या बताता है, आर स्क्वायर आपको ये बताता है कि जो x2 है ये कितना इम्पैक्ट डालता है इस पे, तो ये यहाँ पे कह रहा है 100% इम्पैक्ट डालता है। इसका मतलब क्या है, इन दोनों के बीच में परफेक्ट रिलेशनशिप है। तो जब भी आपको इस टाइप की कुछ चीज़ें मिल जाएं, इट मीन्स ये क्या है, दिस इज़ परफेक्ट मल्टीकोलिनियरिटी। अच्छा, परफेक्ट मल्टीकोलिनियरिटी के केस में एक्चुअल में होता क्या है, ये हमने एक तरीका देखा कि हमें पता कैसे चला, ठीक है। दूसरा तरीका ये है, इफ़ यू नो दैट दिस टाइप ऑफ अ रिलेशनशिप एग्जिस्ट, ठीक है, तो उस केस में आप क्या करोगे, आप x3 की जगह पे ये रख सकते हो। सो वही हमने किया है यहाँ पे, हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया x3 की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 10.2 में, ठीक है। सो yi इज इक्वल टू क्या है आपका a1 a2 x2 यहाँ पे ये लिख लिया। व्हेन वी विल सॉल्व इट, इसको पूरा सॉल्व किया, राइट, तो ये देखो ये इतना बराबर चल रहा है, यहाँ पे a3 आ गया, 300 a3 2a x2i, ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया, जो कांस्टेंट वाले टर्म है जैसे कि a1 हो गया a3 हो गया, है ना, ये एक साथ लिख लिया। उसके बाद जो आपकी स्लोप वाले टर्म है x2 के साथ क्या क्या आ रहा है, a2 और 2a3, ये एक साथ लिख लिया। अब हमने क्या किया, ये इतना बार बार लिखने के बजाय आपने सिंपल बनाने के लिए ये जो टर्म है इसको c1 मान लिया, ये जो यहाँ पे टर्म है इसको क्या मान लिया आपने, c2 मान लिया। क्लियर। सो अब इस इक्वेशन को आप किस तरीके से देखते हो, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, वी कैन राइट इट एज दिस, yi इज इक्वल टू c1 प्लस c2 x2i प्लस ui, लिख सकते हैं हम इसको ऐसे। बट यहाँ पे बेसिकली जब भी हम कोई रिग्रेशन मॉडल बनाते हैं, इक्वेशन लिखते हैं, आई एम बेसिकली टेकिंग यू टू द चैप्टर नंबर 1। जब हम मॉडल बनाते हैं, जब हमारी इक्वेशन रेडी हो जाती है, अभी हमारी इक्वेशन यहाँ पे रेडी हो गई, उसके बाद हम क्या करते हैं, हमारा नेक्स्ट टास्क होता है जो भी हमारे पैरामीटर्स हैं जैसे कि c1 हो गया c2 हो गया, इनको क्या करना है, एस्टिमेट करना है हमें, राइट। सो दस इफ़ वी एस्टिमेट द रिग्रेशन मॉडल, जब हम ये यहाँ पे निकालेंगे, जो आपके c1 और c2 की वैल्यू आएगी ना, ये यूनिक नहीं आएगी, ये यूनिक नहीं आएगी। हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एस्टिमेट्स किसके लिए निकालेंगे, c1 और c2 के लिए निकालेंगे, ठीक है। बट हम a1 a2 a3 के लिए यूनिक एस्टिमेट्स नहीं निकाल सकते, बिकॉज वी आर अनेबल टू डू। जिस तरीके से हमारी मल्टीकोलिनियरिटी मॉडल में हमने इनकलकेट की है, वी कैन नॉट। अब जब आपके पास c1 c2 आ गया, अब c1 c2 के आने से, इधर देखो, c1 के आने से क्या आप a1 a3 a2 a3 निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते। यू हैव नो वे टू कैलकुलेट दीज वैल्यूज़ a1 a2 a3। तो आप c1 c2 तो निकाल पाओगे, a1 a2 a3 निकाल ही नहीं पाओगे, जो कि ओरिजिनली हमारे मॉडल में एग्जिस्ट कर रहे थे। सो व्हेन यू आर अनेबल टू डू इट, हमारे पास यूनिक एस्टिमेटर्स नहीं आएंगे इसके। सो एज अ रिजल्ट क्या हो रहा है, इन केस ऑफ परफेक्ट लीनियर रिलेशनशिप या परफेक्ट मल्टीकोलिनियरिटी अमंग एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल, हम यूनिक एस्टिमेटर्स नहीं निकाल सकते पैरामीटर्स के। सिंस वी कैन नॉट ऑब्टेन द यूनिक एस्टिमेट, वी कैन नॉट, जब तक, और हम जब इनके एस्टिमेट्स ही नहीं निकाल सकते, वी कैन नॉट ड्रॉ एनी स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस। आगे का हमारा प्रोसेस क्या होता है, हम स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस निकालते हैं, सिग्निफिकेंट है या नहीं है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं, तो वो भी नहीं कर पाएंगे हम। सो इन केस ऑफ परफेक्ट मल्टीकोलिनियरिटी, एस्टिमेशन, हाइपोथेसिस टेस्टिंग ऑफ इंडिविजुअल रिग्रेशन कोफिशिएंट। इंडिविजुअल रिग्रेशन कोफिशिएंट कौन से हैं यहाँ पे, इंडिविजुअल रिग्रेशन कोफिशिएंट की बात हो रही है यहाँ पे, जो आपके a1 a2 a3 थे मॉडल में, वो आप निकाल ही नहीं सकते, ना उनको एस्टिमेट कर सकते हैं वो आप, ना ही हाइपोथेसिस टेस्टिंग कर सकते हो। सो ओवरऑल हमें क्या पता चला, जो ये परफेक्ट मल्टीकोलिनियरिटी है ना, अगर ये प्रेजेंट होती है तो ना हम यूनिक एस्टिमेट निकाल सकते हैं। अगर हम इसको कंक्लूड करना चाहें तो जो आपकी परफेक्ट मल्टीकोलिनियरिटी है, इस केस में हम यूनिक एस्टिमेट्स किसके, आपके जो ऑलरेडी पैरामीटर्स हैं उनके नहीं निकाल सकते, ठीक है। जब यूनिक एस्टिमेट्स नहीं निकाल सकते तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग भी नहीं कर सकते हम। सो यहाँ दोनों ही केस में क्या आ रहा है, दोनों ही केस में वी आर अनेबल। किस चीज़ के लिए अनेबल है हम, जो काम हम करने के लिए इकोनोमेट्रिक मॉडलिंग करते हैं वो हम कर ही नहीं पा रहे। सो
काम आपका यहाँ पे क्या होता है, बिगड़ जाता है। तो परफेक्ट मल्टीकोलिनियरिटी तो होनी ही नहीं चाहिए। नेक्स्ट जो हमारी मल्टीकोलिनियरिटी का टाइप है दैट इज नियर और इम्परफेक्ट मल्टीकोलिनियरिटी। ठीक है, ये नियर और इम्परफेक्ट मल्टीकोलिनियरिटी क्या कहती है, बेसिकली अभी तक हमने क्या देखा, जो अगर परफेक्ट मल्टीकोलिनियरिटी है हमारे पास, इंडिकेटेड दैट वी डू नॉट गेट यूनिक एस्टिमेटर्स फॉर ऑल द पैरामीटर्स, हमें यूनिक एस्टिमेटर्स नहीं मिलेंगे। बट इन प्रैक्टिस क्या होता है, वी डू नॉट एनकाउंटर परफेक्ट मल्टीकोलिनियरिटी। इन प्रैक्टिस में परफेक्ट मल्टीकोलिनियरिटी देखने को नहीं मिलती है। जनरली जो हमें यूजुअली जो मिलती है वो होती है आपकी हाई मल्टीकोलिनियरिटी या नियर मल्टीकोलिनियरिटी, या फिर जिसको हम कहते हैं इम्परफेक्ट मल्टीकोलिनियरिटी। सो हाई मल्टीकोलिनियरिटी को ही हम नियर या इम्परफेक्ट मल्टीकोलिनियरिटी बोलते हैं। अब जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे द प्रॉब्लम ऑफ मल्टीकोलिनियरिटी, कि हम कौन सी मल्टीकोलिनियरिटी की बात करें, क्या परफेक्ट की बात कर रहे हैं? नहीं, परफेक्ट का तो केस ही हटा दिया हमने, क्योंकि परफेक्ट तो इतनी ज़्यादा सीवियर है कि उसको तो हम कंसीडर ही नहीं कर सकते। ठीक है, तो परफेक्ट का केस बिल्कुल हटा दिया है। अब हमारे पास ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ किस चीज़ का है, ऑप्शन हमारे पास है इम्परफेक्ट मल्टीकोलिनियरिटी का। तो जो हम डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर में, जो हमारा मेन कंसर्न है, जो हमारी प्रॉब्लम है, वो परफेक्ट मल्टीकोलिनियरिटी नहीं है, हमारी प्रॉब्लम है इम्परफेक्ट मल्टीकोलिनियरिटी, जो आपको ऑलमोस्ट हर मॉडल में देखने को मिलती है और जिसको हमें डिटेक्ट करना है और सॉल्व करना है। सो हमारी प्रॉब्लम इम्परफेक्ट मल्टीकोलिनियरिटी से रिलेटेड है। सो लेट्स डिस्कस द मॉडल। सेम फंक्शन हमने लिया, डिमांड फंक्शन। ठीक है, हमने लिया ये पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन लाइक दिस, वाई आई इज इक्वल टू बीटा 1 बीटा 2 x2i बीटा 3 x3i प्लस ui। इन दिस व्हाट आर वी डूइंग, बेसिकली दो ही हमारे जैसे आपका मॉडल आए ना, हमेशा कोई भी क्वेश्चन देखने को मिल जाए इकोनोमेट्रिक्स के, अपने दिमाग में बार बार चीज़ें रिपीट करनी है। वाई आई डिपेंडेंट वेरिएबल है, x2 एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल है, x3 एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल है, बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 क्या है आपके कोफिशिएंट्स हैं। ये स्लोप कोफिशिएंट है, ओ सॉरी ये इंटरसेप्ट है आपका, और ये स्लोप कोफिशिएंट है बीटा 2 और बीटा 3, राइट। ये आपको क्लियर होनी चाहिए चीज़ें। अब आ जाते हैं इक्वेशन 10.5, जो कि आपकी ये वाली इक्वेशन है। ये यहाँ पे कितने एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल है, अगर कोई पूछे इस इक्वेशन में कितने एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल है, यहाँ पे तो उन्होंने लिखा है व्हेन 2 और मोर, राइट। क्या लिखा है, 2 और मोर, बट आपको दिखना चाहिए कितने एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल। अगर कोई पूछे 2 एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल है, 1 डिपेंडेंट वेरिएबल है, और पैरामीटर्स कितने, 3 है, बीटा 1 बीटा 2 और बीटा 3। ठीक है, अब जो यहाँ पे आपके एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल है आर नॉट एग्जैक्टली लीनियर। ठीक है, सो एग्जैक्टली लीनियर नहीं है। आपके पास डेटा था, जैसे अभी तक हम करते आ रहे हैं, आपके पास इक्वेशन है, आपके पास y और x का डेटा है, और आपने SPSS की हेल्प से क्या किया, आपने इसको एस्टिमेट कर लिया। सो जब आपने एस्टिमेट किया आपके पास ये रिजल्ट्स आ गए। तो रिजल्ट्स जो आए हैं आपके वो किस तरीके से दिखाई दे रहे हैं, वाई आई हैट। अब देखो यहाँ वैल्यूज़ क्या क्या दी हुई है, ये दिमाग में आ जाना चाहिए। ये आपकी बीटा 1 हैट की वैल्यू है, ये आपकी बीटा 2 हैट की वैल्यू है, ये आपकी बीटा 3 हैट की वैल्यू है। नेक्स्ट पे आपको स्टैंडर्ड एरर दिए हुए हैं इन्हीं के, ये बीटा 1 का है, ये बीटा 2 का है और ये बीटा 3 का है। टी रेशो दिया हुआ है आपको, आर स्क्वायर दिया हुआ है, और देखो ये आर स्क्वायर क्या बता रहा है, आर स्क्वायर ये बता रहा है जो ये x2 और x3 है ना, ये दोनों मिलके y के ऊपर कितना इम्पैक्ट डाल रहे हैं, ऑलमोस्ट 97% एक्सप्लेन कर रहे हैं ये कि y के ऊपर इनका इम्पैक्ट आएगा। सो सिंस एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल आर नॉट एग्जैक्टली रिलेटेड नहीं है, सो वी कैन फाइंड एस्टिमेट फॉर द पैरामीटर्स। और यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, एक अच्छी चीज़ क्या है, यहाँ पे हम पैरामीटर्स के एस्टिमेट जैसे बीटा 1 हैट बीटा 2 हैट फाइंड कर सकते हैं। जैसे हम पहले केस में जो हमारा परफेक्ट मल्टीकोलिनियरिटी का केस था वहाँ नहीं कर सकते थे, बट यहाँ हम कर सकते हैं। सो यहाँ पे एस्टिमेट्स निकालने में कोई इशू नहीं आएगा, बट कॉन्सिक्वेंसेस आएंगे। वो कॉन्सिक्वेंसेस हमें देखने पड़ेंगे कि क्या है। कॉन्सिक्वेंसेस इंपॉर्टेंट भी हैं। यस, नेक्स्ट जो हमारा
टॉपिक है दैट इज कंसिक्वेंसेस। अब हमने ये देख लिया कि एक्चुअल में देयर आर टू टाइप्स ऑफ मल्टीकोलिनियरिटी, एक होती है परफेक्ट मल्टीकोलिनियरिटी और दूसरी होती है इम्परफेक्ट। तो परफेक्ट वाले का जो केस है वो हम बिल्कुल डिनाई कर रहे हैं, उसको तो हम कंसिडर ही नहीं कर रहे हैं इकोनोमेट्रिक मॉडलिंग में। हमारा मेन कंसर्न है इम्परफेक्ट मल्टीकोलिनियरिटी को लेके। तो हमने देख लिया इम्परफेक्ट मल्टीकोलिनियरिटी में आप ना इजीली अपने मॉडल को एस्टिमेट भी कर लोगे, आर स्क्वायर भी निकाल लोगे, सब चीज़ें निकाल लोगे, बट आपको कुछ कॉन्सिक्वेंसेस दिखेंगे। वो कॉन्सिक्वेंसेस देखते हैं क्या है। सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि जो OLS एस्टिमेटर थे आपके, जैसे बोला जाए OLS एस्टिमेटर, दिमाग में आ जाना चाहिए किसकी बात हो रही है, β1 हैट, β2 हैट, β3 हैट की बात हो रही है। इन्हीं को हम बोलते हैं OLS एस्टिमेटर्स। क्यों बोलते हैं OLS एस्टिमेटर? क्योंकि हमने ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर जो मेथड था उसकी हेल्प से इनको एस्टिमेट किया था इन चैप्टर नंबर 3। सो OLS जो एस्टिमेटर्स हैं आपके, वो जो थे उनकी प्रॉपर्टी थी कि ये जो आपके सारे OLS एस्टिमेटर होते हैं ये ब्लू होते हैं। ब्लू का मतलब बेस्ट लीनियर अनबायस्ड एस्टिमेटर। हमने एक एक का प्रूफ भी किया था। लीनियर का मतलब है लीनियर इन पैरामीटर, वेरिएबल में लीनियर नहीं है, लीनियर इन पैरामीटर। अनबायस्ड में हमने ये देखा था कि ये जो आपके एस्टिमेटर है ये ट्रू वैल्यू के बराबर है, β2 हैट β2 के ही बराबर आएगा, ठीक है। और बेस्ट का मतलब हमने देखा था कि इनका मिनिमम वेरिएंस होगा। इनका जब हम वेरिएंस निकालेंगे तो वो मिनिमम आएगा, और किसी एस्टिमेटर से निकालेंगे तो ज़्यादा आएगा, बट ये वाले जो एस्टिमेटर हमने निकाले हैं इनसे हमारा मिनिमम वेरिएंस आ जाएगा। तो ब्लू क्या बता रहा है, दे इट इम्प्लाइज दे हैव अ मिनिमम वेरिएंस इन द क्लास ऑफ ऑल लीनियर अनबायस्ड एस्टिमेटर। तो ये तीनों दिमाग में आ जाना चाहिए जब भी ब्लू की बात हो रही है, दिमाग में आ जाना चाहिए। मिनिमम वेरिएंस, एक तो क्या होगा इनका मिनिमम वेरिएंस होगा, लीनियर होंगे किसमें, पैरामीटर में, याद रखिएगा लीनियर होंगे पैरामीटर में, और अनबायस्ड होंगे। अनबायस्ड का मतलब है कि आपकी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द β1 हैट विल बी इक्वल टू β1। ये आपका सैंपल वाला है, ये पॉपुलेशन वाला है। सेम एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ β2 हैट विल बी इक्वल टू β2, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ β3 हैट विल बी इक्वल टू β3। सो ये सारी चीज़ें आपको ये सारी चीज़ें एकदम से दिमाग में आ जानी चाहिए व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट ब्लू। सो बेसिकली हम क्या कह रहे हैं, ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर जो एस्टिमेटर्स होते हैं आपके वो ब्लू होते हैं। अब हम ये कह रहे हैं अगर आपके मॉडल में इन केस ऑफ इम्परफेक्ट मल्टीकोलिनियरिटी, अगर आपके मॉडल में मल्टीकोलिनियरिटी है, कौन सी वाली, इम्परफेक्ट वाली, आपके OLS एस्टिमेटर तब भी ब्लू होंगे, कोई चेंज नहीं आएगा उनमें, कोई भी चेंज नज़र नहीं आएगा। तो हम पता कैसे चलाएंगे, लेकिन ये यहाँ पे डिस्कस करने का मेन मोटिव ये कि आगे जो आप प्रॉब्लम्स पढ़ने वाले हैं ना वहाँ ब्लू इम्पैक्ट होता है। तो बेसिकली मल्टीकोलिनियरिटी में ये देखा गया कि OLS एस्टिमेटर ब्लू रहते हैं, मतलब बेस्ट भी रहते हैं, आपके लीनियर भी रहते हैं, अनबायस्ड भी रहते हैं। सो नाउ फिर दिक्कत क्या है जब ब्लू है, तो क्यों इतना हम मल्टीकोलिनियरिटी के पीछे पड़े हुए हैं कि भाई मल्टीकोलिनियरिटी नहीं होनी चाहिए। इसके पीछे दिक्कत ये है, जब भी मल्टीकोलिनियरिटी होगी तो आपके वेरिएंस में इंक्रीज होगा और स्टैंडर्ड एरर में भी इंक्रीज होगा। जब वेरिएंस और स्टैंडर्ड एरर बढ़ जाएंगे तो आपका क्या होगा, वेरी फ्यू एस्टिमेटर्स आर स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट, बहुत कम स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट होंगे। ये अभी वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं, कंसिक्वेंसेस देखते हैं पॉइंट टू पॉइंट कि क्या होंगे मल्टीकोलिनियरिटी के। सबसे पहला कंसिक्वेंस क्या है, जो आपके एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल होंगे, जैसे दिमाग में जैसे ही बोला जाए एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल दिमाग में आ जाना चाहिए। मॉडल में किसकी बात हो रही है, x1 x2 x3 x4 की बात हो रही है। मे नॉट बी लीनियरली रिलेटेड इन द पॉपुलेशन। इसका मतलब ऐसा हो सकता है कि जब आप पॉपुलेशन का डेटा ले रहे हो तो आपको दिख रहा है एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल रिलेटेड नहीं है, बट आप कोई पर्टिकुलर सैंपल उठा रहे हो, वहाँ पे वो क्या है, रिलेटेड है, राइट। जैसे कि मैं कहूँ कि मैंने एक यूनिवर्सिटी का डेटा, इस पूरा इंडिया में जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं और उस यूनिवर्सिटी में जितने सारे बच्चे एनरोल्ड हैं, मैंने सबका डेटा ले लिया, ठीक है, कोई आपस में रिलेटेड नहीं है, ये बात हुई। लेकिन जब मैंने DU का डेटा उठाया मुझे पता चला रहे बच्चे तो आपस में रिलेटेड हैं। कैसे, कोई किसी की बहन है, कोई किसी का रिश्तेदार है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, पॉपुलेशन में मुझे रिलेशन नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन जब मैंने एक पर्टिकुलर सैंपल उठाया तो मुझे मिल गया, राइट। तो जो मल्टीकोलिनियरिटी की प्रॉब्लम है वो आपको हो सकता है पॉपुलेशन में ना दिखे, लेकिन कहाँ दिखेगी, सैंपल में दिख सकती है। तो
जनरली जो मल्टीकोलिनियरिटी का इशू आता है, इट इज़ अ सैम्पल प्रॉब्लम। सबसे पहला कंसिक्वेंस तो ये निकल के आ रहा है कि सैम्पल अगर आपने लिया है और उस सैम्पल से आप मॉडल को अपने बना रहे हो, एस्टिमेशन कर रहे हो, हाइपोथेसिस टेस्टिंग कर रहे हो, देयर आर हाई चांसेस कि आपको मल्टीकोलिनियरिटी देखने को मिलेगी। तो मल्टीकोलिनियरिटी जो है वो एक सैम्पल इशू है। दूसरा, आपकी जो हाई मल्टीकोलिनियरिटी है, इसकी वजह से क्या होता है, लार्ज वेरिएंसेस और स्टैंडर्ड एरर ऑफ ओएलएस एस्टिमेटर आता है। जैसे वेरिएंस का मतलब आप निकालते हो वेरिएंस ऑफ बीटा 1 हैट, वेरिएंस ऑफ बीटा 2 हैट, मैंने ये डिराइव करवाए इनके फॉर्मूले आपको, ठीक है। सो बेसिकली क्या होता है, जब मल्टीकोलिनियरिटी होती है तो ये ज़्यादा आते हैं। एक ये इसका सबसे बड़ा वो है कॉन्सिक्वेंस है कि आपका वेरिएंस ज़्यादा आता है। सो एज अ रिजल्ट आपके लिए क्या हो जाता है, इट बिकम्स डिफ़िकल्ट टू एस्टिमेट ट्रू वैल्यू ऑफ द एस्टिमेटर। ऑब्वियस सी बात है, जब आप वेरिएंस निकालते हो तो आप ये मान के चल रहे हो ना कि हम ट्रू वैल्यू निकल के आएगी हमारी, लेकिन अगर वेरिएंस ही आपका लार्ज आ रहा है और वेरिएंस लार्ज है तो स्टैंडर्ड एरर भी लार्ज होगा। क्यों होगा? क्योंकि स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला क्या होता है, स्टैंडर्ड एरर ऑफ बीटा 1 किसके बराबर होता है, अंडर रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ बीटा 1 है। तो अगर ये वैल्यू ज़्यादा आएगी तो ऑब्वियस सी बात है ओवरऑल वैल्यू भी क्या आएगी, ज़्यादा ही आएगी। तो दो कंसिक्वेंस देखे अब तक हमने। एक तो आपके जो एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल हैं वो हो सकता है पॉपुलेशन में रिलेटेड ना हो, बट सैम्पल में, एक पर्टिकुलर सैम्पल में आपको रिलेटेड नज़र आ जाए, तो मल्टीकोलिनियरिटी जो है वो एक सैम्पल का इशू है, सैम्पल प्रॉब्लम है। दूसरा हमने ये देखा, जब भी मल्टीकोलिनियरिटी प्रेजेंट होगी मॉडल में तो आपके जो वेरिएंस आएंगे वो बहुत लार्ज आएंगे और स्टैंडर्ड एरर भी लार्ज आएंगे, जिसकी वजह से हम ट्रू वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे किसकी, जो आपका एस्टिमेटर है बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3 हैट जो है, इनकी ट्रू वैल्यू हम नहीं निकाल पाएंगे। नेक्स्ट कंसिक्वेंस देखते हैं। नेक्स्ट जो कंसिक्वेंस आएगा वेरी इंपॉर्टेंट, मल्टीकोलिनियरिटी की वजह से आपका जो कॉन्फिडेंस इंटरवल है वो भी ज़्यादा आएगा। क्यों ज़्यादा आएगा? ज़्यादा आने का रीज़न ये है, जब आप कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालते हैं तो आप यही फार्मूला यूज़ करते हैं। ये हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 3 में, 4 में भी पढ़ा था। ये फार्मूला यूज़ कर रहे हैं आप। इस फार्मूले में आपको यहाँ स्टैंडर्ड एरर नज़र आ रहा है, यहाँ स्टैंडर्ड एरर नज़र आ रहा है। जब स्टैंडर्ड एरर ज़्यादा आएगा तो ये वैल्यू आपकी और ये वैल्यू, देखो ये वैल्यू कम हो जाएगी और ये वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी, तो वाइडर हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है, आप मान के चलो पहले आपका जो इंटरवल आ रहा था वो आ रहा था 5 से 10, ठीक है। आप ये मान रहे थे आपका जो बीटा 1 हैट, बीटा 2 हैट, बीटा 3 हैट है उसकी वैल्यू 5 से 10 के बीच में लाई करेगी। आपका स्टैंडर्ड एरर ज़्यादा होने की वजह से, देखो स्टैंडर्ड एरर ज़्यादा हुआ तो ये ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये आपकी हो गई 3, ठीक है। यहाँ स्टैंडर्ड एरर ज़्यादा होने की वजह से ये ओवरऑल वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, तो ये मान लो हो गई 12। तो आपका कॉन्फिडेंस इंटरवल बड़ा हुआ नहीं हुआ। पहले इसके बीच में कितनी वैल्यू आ रही थी, 6, 7, 8, 9, 4 ही वैल्यू आ रही थी। अब देखो इसके बीच में कितनी सारी वैल्यूज आ रही हैं, राइट। और कॉन्फिडेंस इंटरवल अगर हम वाइड का एक और कंसिक्वेंस देखें, डायग्रामेटिकली भी देख सकते हैं। जैसे डायग्रामेटिकली आपका किस तरीके से होता है, इस तरीके से दिखता है ना। आप मान के चलो आप पहले इतने पार्ट में वर्क कर रहे थे, आपका ये 5 और 10 ऐसे आ रहा था यहाँ पे, ठीक है। अब आपका ये कॉन्फिडेंस इंटरवल वाइड हो गया, मतलब रिजेक्शन एरिया आपका कम हो गया है। रिजेक्शन एरिया आपका कम हो गया है। हाई चांसेस है कि आप एक्सेप्ट ही करोगे किसको, नल हाइपोथेसिस को। हाई चांसेस है कि आप नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करोगे। और यहाँ पे नल हाइपोथेसिस इको ट्रिक्स में जो हम नल हाइपोथेसिस बना रहे हैं वो क्या बना रहे हैं, वो ये बना रहे हैं कि जो भी आपका जी वाई है और एक्स है ना, ये आपस में रिलेटेड नहीं है। हम ये नल हाइपोथेसिस बना रहे हैं और हम ये नल हाइपोथेसिस फिर एक्सेप्ट करने के जो चांसेस हैं वो बढ़ा रहे हैं। जैसे हमारा क्लास इंटरवल ज़्यादा हो रहा है, हम नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट करने के चांसेस बढ़ा रहे हैं। तो दिस इज़ अ प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो मल्टीकोलिनियरिटी की वजह से क्या हो जाएगा, आपके वाइडर कॉन्फिडेंस इंटरवल आएंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब कॉन्फिडेंस इंटरवल के बाद आपका आता है इनसिग्निफिकेंट टी रेशियो। टी रेशियो आपके इनसिग्निफिकेंट आएंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं टी जो है आपका, वो उसका फॉर्मूला क्या होता है। ये एक तरीका हमारा क्या होता था, एक तरीका होता था ये वाला कॉन्फिडेंस इंटरवल वाला। दूसरा तरीका क्या होता था, हाइपोथेसिस टेस्टिंग में t इज इक्वल टू बीटा 2 हैट माइनस बीटा 2 अपॉन स्टैंडर्ड एरर ऑफ बीटा 2 हैट। यही होता था फॉर्मूला, राइट।
अब मैं क्या कह रही हूँ, जब भी मॉडल में आपके मल्टीकोलिनियरिटी प्रेजेंट होगी, फर्स्ट ही आपका पॉइंट ये था जब हम कॉन्सिक्वेंसेस देख रहे थे कि स्टैंडर्ड एरर जो है वो बढ़ जाता है, राइट। सो ये वैल्यू अगर हम 0 मान लें, हम नल हाइपोथेसिस में ये मानते हैं ना, नल हाइपोथेसिस हम ये बनाते हैं दैट बीटा 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। सो आपका टी रेशियो जो है वो हो जाता है बीटा 2 हैट अपॉन स्टैंडर्ड एरर ऑफ बीटा 2 हैट। आपकी अगर ये वैल्यू ज़्यादा होगी, डिनोमिनेटर अगर ज़्यादा होगा, तो ओवरऑल वैल्यू जो होगी टी की वो भी क्या होगी, वो भी ज़्यादा होगी, वो कम हो जाएगी, टी वैल्यू जो है वो कम हो जाएगी। डिनोमिनेटर ज़्यादा, मैथमेटिकल रूल है ना, डिनोमिनेटर जितना ज़्यादा होगा ओवरऑल वैल्यू उतनी ही कम हो जाएगी, राइट। तो यहाँ पे आपकी जो टी वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। स्टैंडर्ड एरर आपका बढ़ेगा, टी वैल्यू कम हो जाएगी। अच्छा, टी वैल्यू कम होने से हमें क्या नुकसान हो रहा है ना, हमें नुकसान क्या हो रहा है जो हम इतना फोकस कर रहे हैं टी वैल्यू पे। नुकसान हमें ये हो रहा है जब हम डिसीजन लेते हैं तो हम डिसीजन लेते हैं इस रूल पे, जो आपका कैलकुलेटेड टी अगर वो ग्रेटर देन है किसके, टैब्यूलेटेड टी से, इसी केस में हम रिजेक्ट करते हैं नल हाइपोथेसिस को। और यहाँ पे हम चाहते हैं नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करना, क्योंकि नल हाइपोथेसिस तो ये कह रही है कि जो आपका एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल है उसका कोई इम्पैक्ट ही नहीं है वाई पे। अब यहाँ पे जितना ज़्यादा आपका टी ज़्यादा होना चाहिए ना टैबलेटेड से, लेकिन यहाँ पे स्टैंडर्ड एरर ज़्यादा होने की वजह से टी कम होता जा रहा है, तो ये वैल्यू हमारे कम हो रही है, इसके चांसेस जो हैं वो कम हो रहे हैं। सो रिजेक्शन के चांसेस, अगेन कॉन्फिडेंस इंटरवल में भी आपकी सेम बात आई थी, यहाँ पे भी आपकी सेम ही बात आ रही है कि आपके नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट के जो चांस हैं वो कम हो रहे हैं। यहाँ पे हम रिजेक्ट ही नहीं करेंगे नल हाइपोथेसिस, राइट। तो जब आप रिजेक्ट नहीं करते हो, ठीक है, व्हेन यू आर नॉट एबल टू रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस, उस केस में आपके जो टी रेशियो होता है वो इनसिग्निफिकेंट, उसको हम क्या बोलते हैं, इनसिग्निफिकेंट हो जाता है। तो हम यहाँ पे यही चीज़ डिस्कस कर रहे थे कि जो स्टैंडर्ड एरर है अगर वो बढ़ेंगे ड्यू टू मल्टीकोलिनियरिटी, ठीक है, तो टी रेशियो जो है आपका ये है, टी रेशियो स्मॉल हो जाएगा। और यहाँ पे हमारा मेन फिर क्या हो जाएगा, वी टेंड टू एक्सेप्ट, हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा नल हाइपोथेसिस को। और अगर आप एक्सेप्ट करोगे तो कंक्लूजन क्या निकल के आएगा, दैट वेरिएबल हैज़ नो इफेक्ट ऑन द डिपेंडेंट वेरिएबल। और जब भी ये वाला आपका कंक्लूजन आता है, इसका मतलब आपका टी रेशियो क्या है, इनसिग्निफिकेंट है। सो दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कंसिक्वेंस जो कि आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्या आता है, जब वेन एवर देर इज़ अ प्रेजेंस ऑफ मल्टीकोलिनियरिटी इन द मॉडल, आपको देखने को मिलेगा एक और चीज़, आपका आर स्क्वायर बहुत हाई होगा, बहुत ज़्यादा हाई, और टी रेशियो जो होंगे फ्यू सिग्निफिकेंट टी रेशियो होंगे, मतलब तो बिल्कुल अपोजिट चीज़ें चल रही हैं। जैसे अभी हमारा एग्जाम्पल था, मैं आपको दिखा देती हूँ, ये वाला एग्जाम्पल देखो, यहाँ आर स्क्वायर की वैल्यू देखो 97%, 97, और टी रेशियो देखो ज़रा कितना कम है, टी रेशियो कितना कम आ रहा है, राइट। तो ये दिस इज़ अ प्रॉब्लम। जब भी आपके मॉडल में मल्टीकोलिनियरिटी प्रेजेंट होगी तो हाई आर स्क्वायर होगा और फ्यू सिग्निफिकेंट टी रेशियो होंगे, बहुत कम ऐसे टी रेशियो होंगे जो कि एक्चुअल में सिग्निफिकेंट होंगे। इसका मतलब आपको देखो आर स्क्वायर क्या बताता है, आर स्क्वायर आपको ये बता रहा है, जैसे आपका मॉडल है ये बीटा 1 बीटा 2 x2 बीटा 3 x3, ये मॉडल है, ठीक है। ये मॉडल अगर यहाँ पे आर स्क्वायर की वैल्यू 0.97 है, तो आप ये कह रहे हो x2 और x3 मिलकर 97% क्या कर रहे हैं, वेरिएशन आ रही है y में। इन दोनों की वजह से, x2 और x3 की वजह से y में जो चेंज आ रहा है वो 97% आ रहा है, ठीक है। हाई आर स्क्वायर तो आपको ये बता रहा है। वहीं जब आप टी रेशियो से निकाल रहे हो कि भाई ये बीटा 2 और बीटा 3 सिग्निफिकेंट है या नहीं है, इसका मतलब ये x2 और x3 सिग्निफिकेंट है या नहीं, तो ये आ रहा है इनसिग्निफिकेंट। इनसिग्निफिकेंट का मतलब आप ये कह रहे हो x2 का कोई इम्पैक्ट नहीं है y पे और x3 का कोई इम्पैक्ट नहीं है y पे, मतलब यू आर सेइंग कि इंडिविजुअली कोई इम्पैक्ट नहीं है इनका, बट एक साथ x2 और x3 का एक साथ 97% है। तो ये आपस में कैसी बात हुई, ये एक तरीके से ऐसी बात होगी कि आप ये कह रहे हो कि देयर इज़ दिस फैमिली, शर्मा फैमिली है ये, और इस फैमिली में 5 मेंबर है, ठीक है, 5 मेंबर हैं इस फैमिली में। ये 5 मेंबर जो है ना, ये फैमिली बहुत अच्छी फैमिली है, पाँचों के पाँचों मेंबर्स जो हैं
वो बहुत अच्छे से क्या कहते हैं, बहुत अच्छे से दिखते हैं, साथ में खुश दिखते हैं, ये सारी चीज़ें। लेकिन आप जब फैमिली के अंदर जाके देखते हो इंडिविजुअली, तो आपको पता चल रहा है कि भाई हस्बैंड वाइफ की तो नहीं बन रही है, आपको पता चल रहा है कि भाई बहन की तो नहीं बन रही है, आपको ये पता चल रहा है कि सिबलिंग्स की आपस में नहीं बन रही है, ठीक है। तो यहाँ पे इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में आपको अब आप कैसे कह सकते हो, जब इनकी इंडिविजुअली बन नहीं रही है तो ओवरऑल आप कैसे कह सकते हो कि ये फैमिली बहुत अच्छे से रहती है, खुश रहती है ना। प्रॉब्लमेटिक है ना। यहाँ पे बेसिकली आपको क्रिटिसिज्म नज़र आएगा ना। एक तरफ तो आप ये कह रहे हो, वही सेम चीज़ यहाँ हो रही है, सेम फार्मूला है। एक तरफ तो आप कह रहे हो कि ये दोनों मिलके बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डाल रहे हैं वाई के ऊपर, वहीं एक तरफ आप ये कह रहे हो इंडिविजुअली कोई इम्पैक्ट नहीं है इनका। तो दिस इज़ प्रॉब्लमेटिक। मल्टीकोलिनियरिटी में आपको ऐसे कॉन्ट्रास्टिंग चीज़ें नज़र आएंगी, ठीक है। सो हमने यहाँ पे नोटिस किया आर स्क्वायर जो है वो बड़ा हाई था, 98% था ऑलमोस्ट, और टी रेशो जो है वो कैसे हैं, नॉट स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट। तो यहाँ पे इन दिस केस जब आप एफ टेस्ट यूज़ करोगे तब भी आप एफ टेस्ट यूज़ करके आप रिजेक्ट कर रहे हो नल हाइपोथेसिस, लेकिन टी टेस्ट कर रहे हो तो क्या कर रहे हो, आपको एक्सेप्ट करनी पड़ रही है। एफ टेस्ट किसके लिए यूज़ होता है, एफ टेस्ट यूज़ होता है आर स्क्वायर के लिए, टी टेस्ट किसके लिए यूज़ होता है, बीटा 2 बीटा 3 के लिए। तो आप कह रहे हो एफ टेस्ट, तो आप एफ टेस्ट में तो आप क्या कर रहे हो, रिजेक्ट कर रहे हो नल हाइपोथेसिस को। अगेन नल हाइपोथेसिस कौन सी, नल हाइपोथेसिस का मतलब है बीटा 2 इज इक्वल टू 0, बीटा 3 इज इक्वल टू 0 आर स्क्वायर के लिए, ठीक है। तो अगेन देयर इज़ अ प्रॉब्लम, दिस इज़ अ वेरी बिग प्रॉब्लम कि एक टेस्ट में आप रिजेक्ट कर रहे हो, दूसरे टेस्ट में आप एक्सेप्ट कर रहे हो। दिस इज प्रॉब्लमैटिक। नेक्स्ट आपका देखते हैं व्हाट इज नेक्स्ट कंसिक्वेंस। OLS एस्टिमेटर जो हैं आपके आर मेनली पार्शियल स्लोप कोफिशिएंट एंड देयर स्टैंडर्ड एरर बिकम वेरी सेंसिटिव टू स्मॉल चेंजेस। आपके जो OLS एस्टिमेटर होते हैं ना वो पार्शियल स्लोप कोफिशिएंट होते हैं। पार्शियल का मतलब है जब आप बीटा 2 हैट की वैल्यू निकाल रहे हो ना तो आप बीटा 3 हैट को कांस्टेंट मान के चल रहे हो, राइट। जब बीटा 3 की निकाल रहे हो तो इसको कांस्टेंट मान के चल रहे हो। तो पार्शियल स्लोप कोफिशिएंट जो होते हैं और इनके स्टैंडर्ड एरर होते हैं ये बहुत सेंसिटिव होते हैं स्मॉल चेंजेस को लेके भी। छोटा सा भी कोई चेंजेस आएगा तो इनमें बहुत बड़ा आपको चेंज देखने को मिलेगा, राइट। तो मल्टीकोलिनियरिटी यही एक चेंज लेके आती है विच इज़ अगेन प्रॉब्लमैटिक। अब एक और इसका कंसिक्वेंस होता है, जब भी आपके मॉडल में मल्टीकोलिनियरिटी प्रेजेंट हो आपको दिखेगा रॉन्ग साइंस ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट, आपको गलत साइन नज़र आएंगे। अब देखो यहाँ पे मैं अगेन आपको एग्जांपल दिखाती हूँ। ये एग्जांपल है। यहाँ पे जो ये x2 है ना ये प्राइस है, ठीक है। ये y जो है ये डिमांड है और ये x3 जो है वो इनकम है। अच्छा नॉर्मल अब तक हमने थ्योरी में क्या पढ़ा है, इनकम और डिमांड का कैसा रिलेशनशिप है। इनकम अगर बढ़ेगी तो डिमांड भी बढ़ेगी ना, लेकिन यहाँ पे साइन कैसा आ रहा है, देखो माइनस का साइन आ रहा है। इसका मतलब ये कह रहे हैं इनकम बढ़ेगी तो डिमांड कम होगी। तो मल्टीकोलिनियरिटी में आपको ये एक चीज़ देखने को मिलेगी कि साइंस जो हैं वो आपको उल्टे रॉन्ग साइन नज़र आएंगे, एक्चुअल में थ्योरी को सपोर्ट ही नहीं करेंगे वो साइन। तो लास्ट जो आपका कॉन्सिक्वेंस है वो क्या है, रॉन्ग साइंस ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट। इट इज़ वेरी प्रोमिनेंट इम्पैक्ट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ मल्टीकोलिनियरिटी, आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा मल्टीकोलिनियरिटी में। सो इन द केस ऑफ द एग्जाम्पल गिवन इस वाली इक्वेशन में आपको देखने को मिल गया रॉन्ग साइन दिया हुआ है इकोनॉमिक थ्योरी के अकॉर्डिंग। इकोनॉमिक थ्योरी तो कहती है इनकम इफेक्ट पॉजिटिव होता है अनलेस द कमोडिटी कंसर्न इज एन इन्फीरियर गुड, जब तक कि आपकी कमोडिटी इन्फीरियर गुड ना हो जाए, है ना। तो हम वहाँ पे ऐसे तो कुछ बात ही नहीं हुई थी कि ये जो कमोडिटी है वो इन्फीरियर गुड है। इन्फीरियर गुड कौन से गुड होते हैं, याद आ जाना चाहिए। इन्फीरियर गुड वो गुड होते हैं जब आपकी इनकम बढ़ती है तो आप उनकी डिमांड कम करते हो। जैसे कि जब आप गरीब हो आप क्या कर रहे हो, ज्वार बाजरा खा रहे हो, ज्वार बाजरा का आटा खा रहे हो, ठीक है। लेकिन जैसे आप थोड़ा सा अमीर हो आप वीट, होल वीट, अच्छी अच्छी चीज़ों पे आ जाओगे, राइट। तो वो इन्फीरियर गुड होते हैं। बट आपके मॉडल में ऐसा कुछ स्पेसिफाइड था ही नहीं, तो नेगेटिव का मतलब क्या है, नेगेटिव नहीं आना चाहिए था। सो दीज ऑल आर द कंसिक्वेंसेस किसके, मल्टीकोलिनियरिटी के। तो सबसे इम्पॉर्टेंट तो आपको याद रखना है, सबसे इम्पॉर्टेंट वाला मल्टीकोलिनियरिटी अगर आपके मॉडल में है तो क्या होगा, आपका वेरिएंस ज़्यादा आएगा। वेरिएंस ज़्यादा आने से कॉन्फिडेंस इंटरवल आपका ज़्यादा आएगा, राइट। उसकी वजह से आपके टी रेशियो इनसिग्निफिकेंट हो जाएंगे और हाई आर स्क्वायर दिखेगा, फ्यू सिग्निफिकेंट टी रेशियो दिखेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट वाली आपको रॉन्ग साइन नज़र आ सकते हैं रिग्रेशन कोफिशिएंट के। तो ये सारे इसके कंसिक्वेंसेस हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो होगा डिटेक्शन का। आई थिंक ये क्लियर होगा सबको यहाँ तक का पार्ट।